जिसने उत्तरी भारत में दलित राजनीति को, जिनके कुएं, रास्ते, यहाँ तक कि उनके मंदिर और भगवान भी अलग हुआ करते थे, उन्हें वोट बैंक के लिए ही सही पर आज की समकालिक राजनीति में उसे प्रासंगिक बना दिया। यह वह लोग हुआ करते थे जिनके घर गांव से दूर दक्षिण में बनते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में मरे हुए लोगों को दक्षिण में पैर रखने की प्रथा है और इसलिए उनके घरों को दक्षिण टोला कहा जाता है। और काशीराम और मायावती जैसों ने हाशिए पर पहुंचे इन लोगों को सामाजिक मंच पर पहली पंक्ति में ला खड़ा करने की कोशिश की। कभी साइकिल तो कभी ट्रेन के तीसरे दर्जे के डब्बे में टिकट या कभी बेटिकट भी घूमते हुए लोगों से मिलते। कई बार तो उनके साइकिल में हवा भराने की पैसे तक नहीं होते और इस तरह चंदे इकट्ठा कर अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं कि एक ही झटके में बीजेपी की कुर्सी से रुखसती हो गई। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, लेकिन कल्याण सिंह कहते ये रहे कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। ने एक नारा लगा दिया, वो नारा था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हरित क्रांति के बाद गंगा के तटीय इलाकों में, खासकर पूर्वांचल और बिहार में यादवों का आर्थिक वर्चस्व बढ़ गया था, जिससे उनकी राजनीतिक वर्चस्व में भी बढ़ोतरी हो गई और अपने आप को गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 2 में लॉक कर लेती हैं। सपा समर्थक बीएसपी विधायकों से मारपीट करते हुए दरवाजा पीटने लगते हैं, जाति सूचक, लिंग सूचक गाली देने लगते हैं, कमरे को आग लगाने की धमकी देते हैं, यहाँ तक कि बिजली और पानी भी काट देते हैं। उन्हें बगल के कमरे में ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनोगी। लेकिन डीएम ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की यह बात मानने से इनकार कर दिया और उसी रात उस डीएम का तबादला हो गया। इसके बाद जब भी उन्होंने इस घटना का जिक्र किया, उनके दांत पिस जाते और गुस्से में वो खिन्न हो जाती। कुछ लोग उस सोफे को निहारते रहते, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि राज्य के सर्वोच्च कुर्सी पर क्या सच में एक ऐसी महिला विराजमान है जो उनके समाज या उनके समुदाय से आती है। लेकिन आकाश ने जब सपा और भाजपा पर सीधा हमला बोलना शुरू किया तो उन्होंने आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया। उनका यह कदम आश्चर्यजनक था। नमस्ते, मेरा नाम है राजन सरकार और आप बैठकी देख रहे हैं। 2009 में जब अमेरिका में अश्वेत बराक ओबामा राष्ट्रपति चुने गए, वास्तव में अमेरिका में जीते थे बराक ओबामा, लेकिन जश्न लखनऊ में हो रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कार्यालय से कुछ अधिकारियों ने अखबारों के दफ्तरों में फ़ोन लगा दी और वहां की घंटी बजा दी और कहा कि यह तो शुरुआत भर है, पूरी दुनिया में दलित नेतृत्व उभर रहा है, ऐसा ही कुछ भारत में होने जा रहा है। उन अति उत्साहित अधिकारियों से जब पत्रकारों ने यह जानना चाहा कि इसका असर भारत में क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि देखते जाइए, मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। वास्तव में तब उनके दावे में दम भी लगता था, क्योंकि ये चर्चाएं आए दिन होती रहती थी कि काशीराम को देश का राष्ट्रपति बनाने के लिए कई दल अनुरोध भी कर रहे हैं। ये दावा किया जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी सफलता मिलेगी और मायावती देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। इसका कारण यह भी था कि उस समय मायावती देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश के 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने संख्या बल के दम पर सरकार बना मुख्यमंत्री बनी थी। अपने उत्थान के बाद 2012 तक बहुजन समाज पार्टी आगे ही बढ़ती रही, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बरस 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा के लिए जो जनादेश आया, उसके पतन की उसने गाथा भी लिखना शुरू कर दी और आज 40 साल पुरानी पार्टी बीएसपी अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बीजेपी का सितारा अपने चरमोत्कर्ष पर था। कल्याण सिंह 1991 में पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे, लेकिन सितारों को बुलंदी पर बनाए रखना इतना आसान भी नहीं होता और इन सितारों के टूटने का बहाना बना
एक अनियंत्रित भीड़ जिसने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया, वह भी तब जब कल्याण सिंह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। नतीजा यह हुआ कि एक ही झटके में बीजेपी की कुर्सी से रुखसती हो गई। केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, लेकिन कल्याण सिंह कहते ये रहे कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उसके तकरीबन 1 साल बाद नवंबर 1993 में वक्त आया 12वीं विधानसभा चुनाव का। तब तक मुलायम सिंह यादव, जो कि जनता दल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने 4 अक्टूबर 1992 को अपनी नई पार्टी समाजवादी पार्टी बना ली थी। मुलायम सिंह और 1994 में जन्मी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम अपने पिछले चुनावों के परिणामों से यह भाप गए थे कि अगर उन्हें अपने मतों की संख्या में वृद्धि करनी है तो कुछ और सियासी दाव पेच चलने होंगे, और इस सियासी दाव पेच में पुल बनते हैं 2 ऐसे उद्योगपति जिन्होंने काशीराम और मुलायम को एक ही मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। नाम था जयंत मल्होत्रा और संजय डालमिया। हालांकि इस मुलाकात से पहले ही इस गठबंधन की नींव रखनी शुरू हो गई थी, जब 1991 में काशीराम ने इटावा से लोकसभा और मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उन दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया चुनाव में, और इसी दौरान पत्रकार से नेता बने मोहम्मद खादिन ने एक नारा लगा दिया। वो नारा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इटावा का चुनाव दोनों नेताओं के मौन सहमति का नतीजा था, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने काशीराम को जिताने के लिए सारी ताकत झोंक दी और इस बात को सुनिश्चित किया कि जमीनी स्तर पर दलित, दूसरी पिछड़ी जातियां और मुसलमानों की मतों की बयार हिंदुत्ववादी ताकतों के खिलाफ बहे। और इसने यह संदेश भी दिया कि दलित वोट यादवों को और यादव वोट दलितों को हस्तांतरित किया जा सकता है। वो गठबंधन जो मीराबाई गेस्ट हाउस में ही हुआ, जहां बाद में मायावती के साथ उसी गेस्ट हाउस में गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था। 1993 में हो रहे उस गठबंधन का एक खास मकसद बहुजन समाज को बहुजन के नेतृत्व में संगठित करते हुए सत्ता पर काबिज होना और साथ ही साथ सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से बेदखल करना, क्योंकि अयोध्या की घटना के बाद भाजपा ने हिंदू आइडेंटिटी खड़ी कर दी थी, जिसमें कास्ट कॉम्बिनेशन का होल टूट गया था, जिसमें कमंडल मंडल पर भारी पड़ रहा था। इस गठबंधन को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन था, जो हर शाम दंड भेद की नीति लगाकर भी भाजपा के विजय रथ को रोकना चाहते थे। काशीराम ने जानबूझकर मायावती को इस समझौते से अलग रखा, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी गर्म मिजाजी शिष्या इस बारीक बातचीत को जटिल न बना दे। इसका नतीजा यह हुआ कि काशीराम ने समाजवादी पार्टी के 7 सीटों के बंटवारे में अतिरिक्त उदारता दिखाई और कहा कि जो गैर पूर्वांचल सीटें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें आप हारते हैं वो हमें दे दीजिए। चुनाव प्रचार में भी बहुजन समाज पार्टी का सार्वजनिक चेहरा होने के बावजूद मायावती ने कोई बहुत हाई प्रोफाइल भूमिका नहीं निभाई और अपने आप को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपने असर वाले इलाकों तक संकुचित रखा। बाद में मुलायम सिंह और मायावती के बीच बड़ी दूरी की भी शायद उन वजहों में से एक यह भी रही कि मायावती को इस चुनाव में वह भूमिका निभाने नहीं दी गई जिसकी वह हकदार थी। लेकिन इन सब के बावजूद मुलायम सिंह यादव और काशीराम गठबंधन ने 1993 के विधानसभा चुनाव में एक अपार सफलता हासिल की। ज्योतिबा फुले जयंती की छुट्टी की मांग लिए एक कर्मचारी हड़ताल शुरू करता है और इस हड़ताल की हवा इतनी तेज बहती है कि वह 1973 में वाम सेफ की स्थापना करता है और संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कभी साइकिल तो कभी ट्रेन के 3रे दर्जे के डब्बे में टिकट या कभी बेटिकट भी घूमते हुए लोगों से मिलते। कई बार तो उनके साइकिल में हवा भराने के लिए पैसे नहीं होते और इस तरह चंदे इकट्ठा कर दलित राजनीति की शुरुआत करते हैं। वो थे
काशीराम। एक बार काशीराम रोपड़ के एक ढाबे पर गए थे। वहां उन्हें खबर मिली कि खेत में काम करते हुए कुछ दलितों को कुछ जमींदार लोगों ने बहुत बेरहमी से पीटा है। यह सुनते ही काशीराम आग बबूला हो उठे और उन्होंने वहीं पड़ी कुर्सी उठाई और जमींदारों को पीटने लगे। एक और घटना है जो जहन में आती है। एक दिन काशीराम जैसे ही सवेरे उठकर जाने की तैयारी में थे तो उनके जूते ने उनके साथ देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उनके सिक्योरिटी ऑफिसर दौड़ते हुए बाजार पहुंचे और एक महंगे जूते लेकर लौटे और उसे उन्होंने काशीराम के सुपुर्द कर दिया। पर काशीराम ने यह कहकर उन जूतों को पहनने से मना कर दिया कि मैं गरीबों, किसानों, मजदूरों से एक एक पैसा चंदा लेकर उनके हक की राजनीति करता हूं। अगर मैं इन जूतों को पहनकर उनके समक्ष उपस्थित होऊंगा तो वो मुझसे जुड़ाव या अपनापन महसूस करना ही छोड़ देंगे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक सभा चल रही थी। इमरजेंसी के खत्म होने के बाद जनता पार्टी की सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए थे। उस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजनारायण के दलित शब्द के बार बार प्रयोग से भड़की एक महिला, जिसके जोरदार भाषण से काशीराम बहुत प्रभावित हो जाते हैं और अगले कुछ दिनों में अपने एक सहयोगी के साथ उस महिला से मिलने के लिए, जो कि मात्र 21 साल की थी, उसके घर की तरफ अपने कदमों का रुख कर देते हैं। वह महिला थी कुमारी मायावती दास। काशीराम से मायावती की मुलाकात 1977 में हुई थी। उस समय वह अध्यापिका के तौर पर अपनी सेवाएं देते हुए साथ ही साथ सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। जब काशीराम मायावती के घर दस्तक देते हैं तो मायावती आश्चर्यचकित हो जाती हैं, क्योंकि काशीराम उस वक्त भी दलित बहुचर्चित नेता हुआ करते थे। वह दौड़कर काशीराम के लिए चाय बनाकर लाती हैं, पर काशीराम, जिन्हें उस वक्त ज़्यादा मीठी चाय पीने की आदत थी, वो चाय उनके हलक से नीचे नहीं उतरती। चाय पीते पीते उन्होंने मायावती से कहा, आईएएस की तैयारी छोड़ो, हम तुम्हें ऐसा पद देंगे जिसके बाद तुम और भी बेहतर ढंग से बहुजनों की सेवा कर पाओगी, जिसके बाद कई आईएएस तुम्हारे दस्तखत लेने के लिए पंक्ति में खड़े रहेंगे। उसके बाद परिवार की सहमति न होते हुए भी मायावती अपने गृह त्याग कर पार्टी ऑफिस में रहने पहुंच जाती हैं। और वहीं मायावती 1984 में पहली बार यूपी के कैराना से, दूसरी बार 85 में बिजनौर से और तीसरी बार 87 में हरिद्वार से चुनाव लड़ी। पर तीनों ही बार उन्होंने मुंह की खाई और लगातार 3 चुनाव हारने के बाद भी उनका जज्बा कायम रहा और इस कायम जज्बे का उन्हें परिणाम मिला। 1989 में जहां बिजनौर की सीट से जीतकर एक महिला सांसद पहुंचती है, वो थी मायावती, बहुजन समाज पार्टी की पहली सांसद। 1985 में जब पहली बार बीएसपी चुनाव लड़ रही थी तो काशीराम जी ने कहा था कि हम पहले इलेक्शन में हारेंगे, दूसरे इलेक्शन में हराएंगे और तीसरे इलेक्शन में जीतेंगे। तभी यह नारा भी लगाया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। वापस 1993 के चुनाव पर आते हैं। बीएसपी एसपी गठबंधन के बाद भी 177 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत न मिल पाया। समाजवादी पार्टी ने करीब 260 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 109 सीटों पर जीत दर्ज की। जो बहुजन समाज पार्टी 1989 के विधानसभा चुनाव में 11 सीट लेकर आई थी, उसे 1993 में 163 सीटों पर चुनाव लड़कर उसने 67 विधायक विधानसभा के चौखट तक पहुंचा दिए। मुलायम सिंह ने कांग्रेस, दूसरे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के सहयोग से सरकार बनाई। उनके 27 सदस्यीय मंत्रिमंडल में बीएसपी के 11 मंत्रियों की जगह दी गई। हालांकि मायावती इस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन उन्हें इस गठबंधन को चलाने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई। अपने जन्म की 1 दशक से भी कम समय में बहुजन समाज पार्टी सरकार की नीतियों में दखल देने की स्थिति में पहुंच गई, और वह भी भारत के राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में
काशीराम जिस मास्टर की लेने की बात किया करते थे उस पर बहुत हद तक उनका कब्जा हो गया था। इस गठबंधन की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई। इस मनमुटाव के पीछे कई कारण थे। मायावती की पूरी कोशिश थी कि वह इस गठबंधन को नियंत्रित करे, पर मुलायम सिंह को यह बात कतई पसंद नहीं आई। सबसे बड़ा रोड़ा था दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच वैचारिक दूरी। गठबंधन की शुरुआती दिनों से ही मुलायम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी को तोड़कर उसके विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ काशीराम भी गुप्त रूप से विपक्षी दलों के नेताओं, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी के संपर्क में थे, ताकि मुलायम सिंह यादव को कथित तौर पे मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सके। इस गठबंधन के पहले दिन से ही यह बात स्पष्ट हो गया था कि काशीराम और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर ऊंची जातियों के वर्चस्व को खत्म तो कर दिया था, लेकिन इन दोनों के समर्थकों का चरित्र और मिजाज एक दूसरे से काफी भिन्न था। गठबंधन के कुछ समय बाद जब मायावती को सुपर चीफ मिनिस्टर कहा जाने लगा तो उनके अंदर ही अंदर खुशी का फवारा छूट जाता। जाहिर है मुलायम सिंह यादव को उनकी सक्रियता रास नहीं आ रही थी। एक यह भी कारण था कि मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह के चेले थे और चौधरी चरण सिंह को दलित राजनीति में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में हुए एक उपचुनाव में भी मुलायम सिंह यादव ने बसपा को दरकिनार कर वो उपचुनाव भी जीत लिया था। इस दरकिनार करने का नतीजा ये हुआ कि काशीराम ने मुलायम का फोन उठाना तो दूर, उनके संदेश लेने भी बंद कर दिए। अगर धरातल की बात की जाए तो 70 के दशक के बाद, यानी कि हरित क्रांति के बाद, गंगा के तटीय इलाकों में, खासकर पूर्वांचल और बिहार में यादवों का आर्थिक वर्चस्व बढ़ गया था, जिससे उनकी राजनीतिक वर्चस्व में भी बढ़ोतरी हो गई। ये दोनों बढ़ते ही वो सामाजिक रूप से भी मजबूत हो गए। इससे हुआ यह कि दलित उत्पीड़न के मामले में यादवों की भी हिस्सेदारी बढ़ने लगी। कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं। मई 1995 में काशीराम की तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उनके साथ पार्टी की महासचिव मायावती और उनके उद्योगपति दोस्त जयंत मल्होत्रा भी थे। यह वही जयंत मल्होत्रा थे जिन्होंने काशीराम और मुलायम की दोस्ती कराई थी। उनकी तबीयत की व्याकुलता से मायावती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शायद उनकी इस व्यथा को देखकर काशीराम उनको बगल वाले कमरे में ले जाते हैं और उनसे संकल्पित होकर पूछते हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनोगी? मायावती चकित निगाहों से काशीराम की तरफ देखती हैं तो पता चलता है कि काशीराम ने गंभीर मुद्रा में यह सवाल किया है और अगले ही पल मायावती के सामने काशीराम बीजेपी के समर्थन भरे पत्र निकाल देते हैं। 1 जून 1995 को मायावती मुलायम सरकार में शामिल अपने 11 मंत्रियों के साथ लखनऊ स्थित राज्यपाल आवास पहुंचती हैं, अपने साथ कागज के 3 टुकड़े लेकर, और वह तीनों पन्ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा को सौंप देती हैं। पहले पन्ने में उन्होंने काशीराम द्वारा सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। दूसरे में प्रदेश में चल रहे सपा बसपा सरकार के खत्म होने के संदेश थे, यानी कि उस सरकार से समर्थन वापस लेने के। और तीसरे पन्ने में था उनके सरकार बनाने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के उन 282 विधायकों का मायावती के लिए समर्थन पत्र। मोतीलाल वोरा ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और उस बात को टाल दिया। उस दिन की कहानी की शुरुआत ऐसे हुई कि मुलायम सिंह यादव राजधानी लखनऊ के एक होटल ताज में एक समारोह में भाग ले रहे थे और उसी समय उनके प्रमुख सचिव उनके सामने पहुंचते हैं और एक पर्ची बढ़ाते हैं। पर्ची पढ़ते ही मुलायम सिंह यादव के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और वो हड़बड़ा कर उठे। उस पर्ची में लिखा हुआ था, बसपा सुप्रीमो काशीराम और मायावती दोनों राजभवन में हैं और समाजवादी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। मुलायम समारोह छोड़कर तुरंत मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़े, लेकिन
तब तक देर हो चुकी थी। मायावती ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन देकर सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का राज्यपाल से अनुरोध भी कर दिया था। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और वहां पर अपने पार्टी के नेताओं और मंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि वो विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेंगे। अगले दिन हालात अचानक बिगड़ गए जब कथित रूप से समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थकों ने स्टेट गेस्ट हाउस के मीटिंग हॉल में मायावती के कुछ विधायकों के अपहरण करने की कोशिश की। मुलायम सिंह यादव ने इसे विश्वासघात करार दिया और अपने समर्थकों को एक काम देते हुए गेस्ट हाउस की तरफ रवाना किया। काम यह था कि बसपा के बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले से ही 12 विधायक टूटकर मुलायम सिंह के पक्ष में आ गए थे, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसूची 10 के दल बदल कानून के चलते 67 सदस्यीय भाजपा के कम से कम 1/3 सदस्य विधायकों को मुलायम के साथ आना जरूरी था। कुछ और विधायकों की जरूरत थी तो उन्हें प्यार से या डरा धमका कर लाने के लिए सपा के बाहुबलियों की फौज को गेस्ट हाउस की तरफ रवाना किया गया। जगह मीराबाई गेस्ट हाउस लखनऊ, तारीख 2 जून, समय दिन के 4 बजे, स्वीट नंबर 1 और 2। सपा के नेताओं का काफिला वहां पहुंचता है। हिंदुस्तान टाइम्स के स्थानीय संपादक सुनील एरन अपने किताब अखिलेश यादव विंड्स ऑफ चेंज में लिखती हैं, हालांकि तब तक मायावती वहां मौजूद नहीं थी। वह अपने विधायकों को कॉन्फ्रेंस रूम में रहने का निर्देश देकर एक गुप्त मिशन के लिए निकली हुई थी। वह कुछ देर बाद भारी सुरक्षा के बीच वापस लौटती हैं और अपने आप को गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 2 में लॉक कर लेती हैं। सपा समर्थक विधायकों से मारपीट करते हुए दरवाजा पीटने लगते हैं, जाति सूचक लिंग सूचक गाली देने लगते हैं, आग लगाने की धमकी देते हैं, यहाँ तक कि बिजली और पानी को भी काट देते हैं। जैसे ही मायावती ने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था, आनन फानन में मुलायम सिंह ने कई अधिकारियों का तबादला भी कर दिया था और विवादास्पद रूप से ओपी सिंह को लखनऊ का सीनियर एसपी के तौर पर तैनात किया गया। ओपी सिंह कथित तौर पे मायावती के खिलाफ थे क्योंकि पिछले दिन 2 बार मायावती ने उनका तबादला कराया था। अजय बोस मायावती की जीवनी बहन जी में लिखते हैं कि कम से कम 5 बीएसपी विधायकों को कॉन्फ्रेंस रूम से दरवाज़ा तोड़ते हुए निकाल लिया गया और उन्हें मारते हुए गाड़ी में बैठा लिया गया और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री आवास की तरफ रवाना किया गया। हालांकि पुलिस कांस्टेबल रशीद अहमद और मायावती के निजी सुरक्षा गार्ड ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की। उस दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बचाने में 2 पुलिस वालों का बहुत बड़ा योगदान था, हजरतगंज थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर विजय भूषण और एसएचओ वीआईपी सुभाष सिंह बघेल का। हालांकि कथित तौर पर लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह भी वहां मौजूद थे और सिगरेट पी रहे थे। हालात तब काबू में आए जब वहां के जिलाधिकारी राजीव खेर वहां पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचते ही पुलिस की मदद से जो वहां विधायक नहीं थे उन सभी को बाहर निकाल दिया। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री आवास से बार बार यह संदेश आ रहा था कि वह समाजवादी पार्टी के समर्थकों के लिए कुछ कड़ी कार्रवाई न करें, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उसी रात उनका तबादला कर दिया गया। इस बीच मायावती स्वीट नंबर 2 में बंद रही और जिलाधिकारी के बार बार यह आश्वासन देने पर भी कि खतरा टल गया है, वो नहीं निकल रही थी। देर रात उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसके बाद वो बाहर आई। लेकिन दिल्ली में बैठी नरसिम्हा राव सरकार वेट एंड वॉच की मुद्रा में थी। आखिरकार जब भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बहुत दबाव डालना शुरू किया तो मुलायम सिंह यादव सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और तत्कालीन राज्यपाल बोरा ने 3 जून 1995 को मायावती को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रात 12 बजे मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वह देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। इस घटना के प्रसारण के बाद मायावती के लिए सहानुभूति की लहर दौड़ गई। इसके बाद जब भी उन्होंने इस घटना का जिक्र किया उनके दांत पीस जाते और गुस्से से खिन्न हो जाती। बाद में मायावती ने अपनी जीवनी मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा में लिखा। मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उसी वक्त सामने आ गया जब उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की।
इसमें कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से, कुछ किंवदंतियाँ, कुछ आरोप, कुछ प्रत्यारोप भी हैं। इस घटना की जांच के लिए बनाई गई रमेश चंद्र समिति ने अपने 89 पन्नों की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के लिए मुलायम सिंह यादव को जिम्मेवार ठहराया। इस घटना का असर यह हुआ कि देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में एक ऐसे नेतृत्व की शुरुआत हुई जिसमें दलितों की सियासी भागीदारी सुनिश्चित की गई और पहली बार राज्य की कर्ता धर्ता एक दलित महिला के हाथ में आती है। मायावती के मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिन बाद लखनऊ के एक पार्क में मायावती की सभा हो रही थी। उसमें ज़्यादातर जो लोग आए थे वह दलित समुदाय से थे और सभा में मंच पर लगे सोफे पर मायावती विराजमान होती हैं। उस सभा के खत्म होने के बाद वह सोफा कुछ दिनों तक वहीं मंच पर उपस्थित रहता है। वो इसलिए क्योंकि सभा खत्म होने के कुछ दिन बाद भी कुछ लोग सोफे को निहारते रहते थे, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि राज्य की सर्वोच्च कुर्सी पर एक ऐसी महिला विराजमान है जो उनके समुदाय से आती हैं। राज्य के सियासत में वह अपने प्रतिनिधित्व को देखने लगे थे। समाज की हाशियों पर खड़े समुदाय को लगा कि दलितों का जीवन बदल जाएगा क्योंकि पहली बार एक दलित महिला संकल्प के साथ सत्ता में आई है, लेकिन जल्दी ही यह सपना टूट गया। मायावती के सरकार में भी उन लोगों का खूब तूती बोलता था जो धन बल पर अपना काम कराते थे। थानों और तहसीलों में और सभी दूसरी संस्थाओं में कोई बदलाव नहीं आया। दलित के जीवन में न कोई बदलाव आया और न ही बिना घूस दिए उन्हें नौकरी मिली। दलित जहाँ थे वहीं बने रहे। इसी जगह से बसपा की लोकप्रियता में गिरावट आने लगी। हालांकि मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनाव में अपने बल पर बहुमत साबित किया था और 2012 तक उन्होंने सरकार चलाई भी थी, लेकिन साल 2012 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी के हाथों से बुरी तरह हार मिली और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और बसपा बुरी तरीके से हार गई। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी और 403 विधानसभाओं में से सिर्फ एक सीट जीत पाई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसमें बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और वो अपने गठबंधन के साथियों के साथ 125 सीट जीतने में सफल रही। इसमें से 111 सीट सिर्फ समाजवादी पार्टी की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर से अपने दम पर मैदान में उतरी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। दिलचस्प तथ्य यह है कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी और वो मायावती के बाद नंबर 2 के नेता बनकर उभरे, लेकिन जब उन्होंने सपा और भाजपा पर सीधा हमला बोलना शुरू किया तब मायावती ने आकाश आनंद को सभी पदों से मुक्त कर दिया। उनका यह कदम आश्चर्यजनक था। ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था, मायावती की रणनीति क्या है। वास्तव में मायावती का सजावटी वोट का बड़ा हिस्सा उनके साथ अभी भी है। 1989 में बहुजन समाज पार्टी को 9.90% वोट मिले थे, जबकि इस लोकसभा चुनाव में उसे लगभग 9.40% वोट ही मिले। बसपा के ग्राफ में गिरावट जारी है। फिलहाल बसपा बहुत हद तक लड़ाई से बाहर नजर आती है और अब मायावती की आगे की रणनीति क्या होगी ये तो समय ही बताएगा। नमस्ते, आप देख रहे थे बैठकी। अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।